गर्मी में मोहल्ले की सबसे छोटी छत पर सोने वाला ससुराल। अरे दिव्या, मैं तो जा रहा हूँ छत पर। खाने में जो भी बनेगा यहीं ले आना मेरे लिए। वैसे अभी तो मुझे भूख भी नहीं है। दिव्या अपनी माँ मंजू के साथ रसोई में खाना बना रही होती है। ठीक है पापा, मैं आपका खाना ऊपर ही ले आऊंगी और आपका बिस्तर मैंने छत पर ही लगा दिया है, आप जाकर बैठ जाना। गर्मियों का समय है, शाम के 6 बजे हैं। नरेश रोज 6 बजे छत पर चला जाता है और सुबह 6 बजे ही नीचे आता है। इनका घर बहुत छोटा है और इनकी छत तो मोहल्ले की सबसे छोटी छतों में से एक है। नरेश छत पर आता है। हाँ, यहाँ आकर तो थोड़ा सुकून मिला है। अंदर तो मेरा दम ही घुट जाता है। भगवान, इतनी आग बरसा रखी है। अभी अप्रैल में ये हाल है तो जून जुलाई में क्या होगा। दूसरी छत पर पड़ोसी राजू अपने पौधों में पानी दे रहा होता है। नरेश को यूं सांस लेते देखकर वो आवाज लगाता है। काका, लगता है आपको ज्यादा ही गर्मी लगती है, तभी तो छत पर आकर सुकून मिलता है। अरे भाई, गर्मी में गर्मी ही लगेगी ना। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। उसी समय दूसरी छत पर पड़ोसन पूनम और उसकी बहू निकिता टहल रही होती हैं। काका तो आ गए छत पर, अब तो सुबह तक यही रहेंगे। अरे काका क्या, इनका तो पूरा परिवार ही छत पर सोता है। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे खुले आसमान में इन्हें नींद कैसे आती है। मम्मी, नींद की तो छोड़ो, ये देखो ना, बेटा, बहू, पोता, ननन सब एक साथ छत पर सोते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक तो छोटी सी छत, ऊपर से इतना बड़ा परिवार। पड़ोसियों को तो जैसे मजाक का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर में खाना बन जाता है। दिव्या नरेश के लिए खाना छत पर ले आती है। पापा, आपका तो सही है, कम से कम यहाँ ठंडी ठंडी हवा तो लग रही है। अरे तभी तो कह रहा था, तुम दोनों माँ बेटी जल्दी काम निपटा कर यहीं आ जाओ। अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ ही देर में मंजू भी छत पर आ जाती है, साथ में निशा, उसका छोटा बच्चा देव, और थोड़ी देर बाद दोनों बेटे भी काम से वापस आ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सब छत पर अपना अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। रात के बीच अचानक निशा की आंख खुलती है। देव, मेरा बच्चा कहाँ गया? हे भगवान! निशा की आवाज सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। देव निशा के पास से उठकर छत पर इधर उधर चल रहा होता है। निशा तुरंत उठकर उसे पकड़ लेती है और जोर से गले लगा लेती है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशा बहू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, अभी बच्चा चलना सीखा है तो ऐसे ही उठकर चल पड़ेगा। मम्मी, इसमें मैं क्या करूं? रात को तो मुझे नींद आएगी ही ना। तभी मंजू अपने बिस्तर से उठकर निशा के पास आती है। वो अपने दुपट्टे से देव का पैर हल्के से बांध देती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं भी ऐसे ही उन्हें अपने दुपट्टे से बांध कर सोती थी। ये बस उतनी ही दूर जा पाते थे जितना मेरा दुपट्टा होता था, और दुपट्टा मैं अपने बिस्तर से बांध लेती थी। आज से तुम भी ऐसे ही सोना। आज तुम डर के उठी हो और पूरे घर को डरा दिया, अब ऐसा फिर नहीं होगा। मंजू का ये देसी जुगाड़ सच में काम करता है और अब निशा रोज देव को अपने दुपट्टे से बांध कर ही सोती है। अगली सुबह होती है, सभी लोग उठकर अपना बिस्तर नीचे ले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। भाभी, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा ठंडा बना लो ना। अरे ठंडा नाम की कोई चीज ही नहीं बची, जो भी बनाओ गर्मी हो जाता है। निशा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इतने में मंजू सब्जी लेकर घर आती है। निशा बहू, देख मैं तौरी ले आई हूँ और फ्रिज में दही रखा है, तो लौकी का रायता बना देना, वैसे भी सबको पसंद है। ये कहकर मंजू बाहर चली जाती है और निशा खाना बनाने लगती है। दिव्या घर के बाकी काम संभालती है और फिर देव को खिलाने लगती है। दोनों भाई नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ ऋतु आज बहुत खुश नजर आ रही है। वो अपने कमरे से उछलती कूदती हुई हॉल में आती है। ऋतु का घर बहुत बड़ा है और वहाँ सिर्फ वो और उसकी माँ दीपिका ही रहती है। मम्मी, आपको पता है ना आज क्या है? बताओ ना, आज क्या प्लान है? आपने क्या सोचा है? आपको याद भी है या नहीं? हाँ बेटा, मुझे याद है, 1 मिनट। एक तरफ ऋतु पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपनी माँ के पास आती है, वहीं दूसरी तरफ दीपिका हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है। दीपिका ने जब ऋतु सिर्फ 5 साल की थी तभी किसी पर्सनल इशू की वजह से अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था। तब से वो सिंगल मदर बनकर ऋतु का ख्याल रख रही है। वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट विमन है, लेकिन काम में इतनी बिजी हो गई है कि अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाती। कोई फायदा नहीं है इस घर में खुश होने का, जब मेरे लिए किसी के पास टाइम ही ना हो। दीपिका कॉल की वजह से ऋतु की बात ठीक से सुन नहीं पाती। कॉल खत्म करके वो ऋतु के पास आती है। हाँ बेटा, बताओ, तुम क्या कह रही थी? आज क्या खास दिन है? दीपिका ऋतु से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। मालकिन, आपकी मीटिंग 11 बजे है और अभी 10:30 बज गए हैं। हमें जाने में भी आधे घंटे से ज्यादा लगेगा। मैंने गाड़ी निकाल दी है, आप आ जाइए। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
अगर ये डील क्लोज नहीं हुई तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अभी आई। दीपिका जल्दबाजी में अपना फाइल उठाती है और निकलने लगती है। ऋतु बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारा जो भी खाने का मन करे भैया को बोल देना, वो तुम्हारे लिए बना देंगे और मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। दीपिका ने ऋतु की पूरी बात सुनी भी नहीं, बस ऐसे ही औपचारिकता पूरी करके चली जाती है। इधर ऋतु अकेली बैठकर सोचने लगती है। तभी उसकी दोस्त रिया का फोन आता है। हैप्पी बर्थडे माय डियर बेस्ट फ्रेंड, लिव लॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज बी हैप्पी। और भगवान जल्दी से तुझे सिंगल से मिंगल कर दे, तेरी जल्दी शादी हो, तेरे 2-4 बच्चे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, पर ये कैसी ब्लेसिंग दे रही है तू? 2-4 बच्चों को कौन संभालेगा? अरे पागल, तेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो तू अकेली नहीं रहेगी, तेरा ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा। चल ये सब छोड़, ये बता आज क्या प्लान है? पार्टी नहीं दे रही क्या? यार आज मेरा मन नहीं है, तुम पार्टी कभी और ले लेना, लेकिन आज नहीं। दीपिका की वजह से बर्थडे वाले दिन भी ऋतु उदास हो जाती है और अपने दोस्त को सेलिब्रेशन के लिए मना कर देती है। इधर दीपिका जैसे ही मीटिंग से फ्री होती है, उसके फोन में रिमाइंडर बजता है। ओह शिट, आज ऋतु का बर्थडे है और मैं उसे विश भी नहीं कर पाई। वो तो मुझ पर आग की तरह बरसेगी। अब मैं क्या करूं? मेरी अभी एक और मीटिंग भी है। दीपिका पहले अपने कंपनी में आती है और सीधा आयुष को अपने केबिन में बुलाती है। मैम, आपने मुझे बुलाया, कोई जरूरी काम था? हाँ आयुष, काम बहुत जरूरी है। एक्चुअली आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं उसे विश करना भूल गई। अगर मैं ऐसे सिंपल विश करूंगी तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। मेरी अभी एक और मीटिंग है, तो तुम किसी अच्छे से कैफे में जाकर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करवा दो। मैं तुम्हें उसकी कुछ पिक्चर्स भेजती हूँ। उसी की फोटो वाला केक बनवाना और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। दीपिका सारी डिटेल्स आयुष के पास भेज देती है और आयुष शहर का एक बहुत अच्छा कैफे बुक करके वहां पर ऋतु का बर्थडे ऑर्गेनाइज करवाता है। दीपिका ऋतु को बहाने से वहां बुला लेती है। बर्थडे की डेकोरेशन देखकर ऋतु बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। इसका मतलब आप एक्टिंग कर रही थी? आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। दीपिका ऋतु से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी दूसरी कॉल आ जाती है और वो उसे अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। ऋतु फिर से उदास हो जाती है। हम बर्थडे गर्ल ऐसे परेशान नहीं होते, मुझे लगता है मैम को थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी उनकी 15 मिनट बाद मीटिंग है, तो हमें वेट नहीं करना चाहिए। चलो मिलकर केक काटते हैं। आयुष ऋतु को चिल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतु इमोशनल हो जाती है। पता नहीं कौन से पाप किए हैं मैंने, जो माँ और बाप दोनों में से किसी का प्यार नहीं मिला। इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा भी क्या काम है जो मुझे बर्थडे पर भी टाइम नहीं दे सकती? ऋतु जोर जोर से रोने लगती है। आयुष उसे समझाने की कोशिश करता है। नहीं ऋतु, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी मम्मी ये सब तुम्हारे लिए ही तो करती हैं। आयुष उसे थोड़ा कंफर्टेबल करता है और केक कटवाता है। ऋतु आयुष को केक खिलाती है। तभी दीपिका वापस आती है और ऋतु को केक खिलाती है। ऋतु बेटा, तुम एंजॉय करना, आयुष तुम्हें घर छोड़ देगा। मेरी एक मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करके शाम को जल्दी आ जाऊंगी, फिर साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर दीपिका वहां से चली जाती है। इधर आयुष और ऋतु साथ में सेलिब्रेशन करते हैं। ऋतु को आयुष के साथ बहुत अच्छा लगता है। आयुष का केयरिंग नेचर उसे बहुत अट्रैक्ट करता है और दोनों पहली बार में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। थोड़ी देर में आयुष ऋतु को घर ड्रॉप कर देता है और उसके बाद अपने घर आ जाता है। बेटा, आज बड़ी देर कर दी तुमने। हाँ मम्मी, मैम की बेटी का बर्थडे था तो वहीं टाइम लग गया। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ नहीं मम्मी, मैं खाना खाकर आया हूँ। आयुष अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में वंश और निशा भी अपना काम खत्म करके ऊपर सोने के लिए आ जाते हैं। पूरा परिवार उसी छोटी सी छत पर सोता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन पूनम घर पर आती है। संडे का दिन होता है और घर में पूरी तरह चहल पहल हो रही होती है। निशा, कितने दिन हो गए तुमने सैंडविच नहीं बनाया? आज तो मेरा सैंडविच खाने का मन है। आपका मन हो और वो काम ना करूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? आप बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी सैंडविच बना कर लाती हूँ। निशा रसोई में जाकर वंश के लिए सैंडविच बनाने लगती है। वहीं दिव्या और आयुष ने आज आलू के पराठे की फरमाइश की होती है। घर में सबकी अलग अलग फरमाइश सुनकर पूनम बोल पड़ती है। भाई आज तो तुमने बड़ा होटल खोल रखा है, अलग अलग फरमाइशें चल रही है। हाँ बहन, बस संडे वाले दिन तो ऐसा ही होता है, पूरा दिन रसोई का काम ही नहीं निपटता। वैसे तुम बताओ, आज कैसे आना हुआ? कैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें? मैं तो काम से ही आई थी। मेरी एक बहन है ना, वो अपने बेटी के लिए लड़के देख रही थी, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अरे बहन, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं खुद सोच रही थी कि आयुष के लिए कोई लड़की देखो। मैं तुम्हें शाम तक सोचकर बता दूंगी।
दोनों पड़ोसन थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं और फिर पूनम अपने घर चली जाती है। पूनम के जाने के बाद मंजू आयुष से बात करती है। आयुष बेटा, अब तो तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, भगवान की दया से अच्छे पैसे भी कमा रहा है, तो अब मैं तेरी शादी कर दूं, क्या राय है तेरी? मम्मी सब ठीक है, लेकिन अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आयुष की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं और फिर आराम से बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दीपिका की दोस्त सविता का फोन आता है। दीपिका फोन पर हंसते हुए बात कर रही होती है। शुक्र है तुमने आज कॉल कर ही लिया, वरना मैं तो तुमसे बहुत गुस्सा थी। ऐसा भी क्या बिजी रहना कि तुम मुझे ही भूल जाओ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें भूल सकती हूँ क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें याद भी करूंगी और मिलने भी आऊंगी। दोनों सहेलियां आपस में खूब बातें करती हैं। उसके बाद दीपिका मुस्कुराते हुए रितु के पास आती है। क्या बात है मम्मी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो, फिर कोई बड़ी डील क्लोज कर ली क्या? हाँ, क्लोज की है, लेकिन ये डील बिजनेस की नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में है। रितु हैरान होकर पूछती है। मेरे बारे में डील? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, मेरी दोस्त सविता है ना, उसका बेटा नितिन जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया था, वो वापस आ रहा है। हम दोनों ने पहले ही तय किया था जब तुम दोनों छोटे थे कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में कराएंगे, तो वही पूछ रही थी। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं? मम्मी, आप इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो? मैंने उस लड़के को एक बार भी नहीं देखा, मैं उससे मिले बिना पूरी जिंदगी का फैसला कैसे ले सकती हूँ? और एक बात, मुझे अमीर लोगों से शादी नहीं करनी। ये जो तुम्हारे दिमाग में मिडिल क्लास वाला फितूर चढ़ा है ना, वो 2 दिन में उतर जाएगा, जब तुम्हें हर चीज के लिए परेशानी सहनी पड़ेगी। ये जो तुम्हें बिना एसी के नींद नहीं आता है ना, मिडिल क्लास फैमिली में एसी नहीं होता। तुम तो एसी में सोने वाली लड़की हो, कैसे गुजारा करोगी? मम्मी, वहाँ एसी हो या ना हो, लेकिन अपनों का प्यार होगा। इतने बड़े घर में अकेले रहने से अच्छा है कि मैं किसी छोटे घर में अपनों के बीच रह लूं। बातों बातों में रितु दीपिका को आयुष के बारे में बता देती है। क्या उस 2 पैसे के लड़के के लिए तू इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा रही है? मतलब तू अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। कल को अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। और याद रखना, अगर तू आयुष से शादी करेगी तो मुझे भूल जाना, मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रितु टूट जाती है और रोते हुए कहती है। आपका होना और ना होना मेरी जिंदगी में बराबर ही है। आप मेरे आसपास तो होती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है, लेकिन शादी मैं आयुष से ही करूंगी। रितु अपना अंतिम फैसला सुना देती है। इधर आयुष से भी बात होती है। आयुष अपने परिवार को रितु के बारे में बता देता है और वो लोग भी इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दीपिका सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आयुष के परिवार से मिलती है। दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय करते हैं और अगले ही हफ्ते शुभ मुहूर्त में आयुष और रितु की शादी हो जाती है। आज रितु का गृह प्रवेश है। भैया, जितना सुना था भाभी उसके मुकाबले तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल राम सीता जैसी जोड़ी लग रही है आप दोनों की, किसी की नजर ना लगे। दिव्या आयुष और रितु की नजर उतार देती है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। आज तो मेरी दोनों बहुएं मेरे घर में आ गई हैं। मेरा तो परिवार पूरा हो गया। सब लोग बड़े प्यार से रितु का गृह प्रवेश कराते हैं। शादी के काम में सब बहुत थक गए थे, इसलिए सब लोग छत पर जाकर सो जाते हैं। लेकिन आज रितु और आयुष की सुहागरात होती है, इसलिए वो नीचे कमरे में ही सोते हैं। आयुष, मेरे जूड़े से पिन तो निकालना जरा, बहुत फंस रही है। मुझे तो इस लहंगे में बहुत गर्मी लग रही है। रुको, मैं पहले कपड़े ही बदल लेती हूँ। रितु कपड़े बदल कर आती है। आयुष उसके बालों से पिन निकालने में उसकी मदद करता है। मुझे लगा था कि भारी कपड़े पहने हैं इसलिए गर्मी लग रही है, लेकिन इन कमरों में तो सच में बहुत गर्मी है। पंखा भी ठीक से हवा नहीं दे रहा, ना खिड़की और ना ही रोशनदान। तभी रितु को छत से चलने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर रितु थोड़ा डर जाती है। वो आयुष को उठाते हुए कहती है। ये छत पर कैसी आवाजें आ रही है? तुम जाकर तो देखो, कहीं चोर तो नहीं आ गए? रितु की बात सुनकर आयुष जोर जोर से हंसने लगता है और थोड़ा संभलते हुए कहता है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, यहाँ पर कोई चोर नहीं आता। अरे तुम डरो मत मैडम, आपका पूरा ससुराल छत पर सो रहा है, तो आवाज तो आएगी ही। अच्छा, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई थी, मुझे लगा कहीं छत पर कोई चोर आ रहा हो। सही है, फिर सब लोग छत पर सो रहे हैं और हम यहाँ गर्मी में। यहाँ तो कितनी घुटन हो रही है, ऊपर गर्मी नहीं लगती होगी, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, हम सब ऊपर ही सोते हैं क्योंकि घर में बहुत घुटन हो जाती है। लेकिन अब तुम नई नई दुल्हन हो, इसलिए हम कमरे में सो रहे हैं।
प्राइवेसी की वजह से ऋतु और आयुष कमरे में सोते हैं, लेकिन दोनों को ही गर्मी में नींद नहीं आती। आयुष तो जैसे तैसे सो जाता है, लेकिन ऋतु पूरी रात जागकर हाथ से पंखा झलती रहती है। ऐसी सुबह हो जाती है। इधर मंजू, दिव्या और बाकी सब लोग छत से अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाते हैं। लगता है ऋतु अभी तक नहीं उठी। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, सोने दो, तुम मत उठाना। घर के काम तो वैसे भी रोज होते हैं, हम मिलकर कर लेंगे। मम्मी, शादी में इतने काम होते हैं और दुल्हन तो बैठे बैठे ही थक जाती है। क्या पता नए घर में नींद आई हो या नहीं, आप उसे सोने दीजिए। दरअसल ऋतु उठ चुकी होती है और अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, लेकिन अपनी सास और जेठानी की ये बातें सुनकर उसका दिल भर आता है। थैंक यू भगवान जी, जैसे मैंने सोचा था मेरा ससुराल बिल्कुल वैसा ही है। अब जाकर मुझे लग रहा है कि मैं अपनों के बीच हूँ। ये लोग कितने अच्छे हैं जो मेरे पीछे भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। ऋतु साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है, अपने सास ससुर और जेठानी के पैर छूती है और हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। तभी दिव्या की नजर ऋतु की आंखों पर पड़ती है। भाभी, आपकी आंखें तो भरी भरी लग रही है, क्या बात है? आपको रात को नींद नहीं आई क्या? इतने में आयुष भी कमरे से बाहर आ जाता है। मैडम, पूरी रात हाथ से पंखा जलती रही, इसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। हाँ, नीचे घर में लगती है, छोटे छोटे कमरे हैं ना, इसलिए घुटन होती है, तभी तो हम सब छत पर सोते हैं। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी वंश बोल पड़ता है। अरे भाई, ये सब छोड़ो, आज तो छोटी बहू को पहली रसोई है। कोई मुझे बताएगा कि आज क्या क्या बनने वाला है? पहली रसोई का नाम सुनते ही ऋतु थोड़ी परेशान हो जाती है। ऋतु बहू, बताओ तुम्हें क्या अच्छा बनाना आता है? आज वही बनाकर सबको खिलाना। ऋतु थोड़ा झिझकते हुए बोलती है। मम्मी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। दरअसल हमारे घर में कुक है और मम्मी भी कभी खाना नहीं बनाती थी, तो मैं कभी रसोई में गई ही नहीं। ऋतु की बात सुनकर निशा और मंजू को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन मंजू प्यार से समझाती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो निशा बहू ने रसोई में खीर चढ़ा रखी है, तुम उसमें बस चम्मच चला दो, वही नेक हो जाएगा। मंजू ऋतु को रसोई में ले जाती है और खाने में उसका हाथ लगवा देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और ऋतु को उसकी पहली रसोई का नेक देता है। पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं, फिर ये नेक मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, ये तो शगुन होता है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, चाहे तुमने खाना बनाया हो या बस हाथ लगाया हो, नाम तो तुम्हारा ही होगा। अपने ससुर की बात सुनकर ऋतु को बहुत अच्छा लगता है। सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं। ऋतु अपनी जेठानी के साथ मिलकर को रसोई का काम करने लगती है। थोड़ी देर में पड़ोसने ऋतु को देखने के लिए आती हैं। आयुष, मानना पड़ेगा, बहुत सुंदर बहू लाए हो। भाभी, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ आपसे भी सुंदर लाऊंगा, और देख लो। आयुष की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। पड़ोसने थोड़ी देर बैठकर वापस अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। घर के बाकी सभी लोग छत पर अपना बिस्तर लेकर चले जाते हैं। तभी ऋतु आयुष से कहती है, आयुष, हमारा बिस्तर भी छत पर लेकर चलो ना। देखो, रात को मुझे नीचे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, यहाँ बहुत घुटन है। ठीक है, मैं हमारा बिस्तर भी छत पर लगा देता हूँ। आयुष दोनों का बिस्तर छत पर लगा देता है। ऋतु छत पर जाती है और थोड़ी देर अपनी सास, जेठानी और नंद के साथ बातें करती है। वो जो निकिता आई थी तुम्हें देखने, ये उनकी छत है, और वो सामने जो घर है ना, जहाँ से लोग तुम्हें देख रहे थे, वो दूसरे पड़ोसी का घर है। लेकिन छत पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि सब अपने अपने कमरे में सोते हैं। सबके बड़े घर है, बस हमारे ही घर छोटा है। छोटे घर में नीचे बहुत घुटन हो जाती है, इसलिए हम सब यहाँ सोते हैं। और फिर देव तो जरा भी देर गर्मी में नहीं रह पाता, रो रो कर बुरा हाल कर देता है। ऋतु देव की तरफ देखती है और प्यार से उसके गाल खींच देती है। सब लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे सबको नींद आने लगती है। लेकिन जैसे ही ऋतु सोने की कोशिश करती है, उसे उजाले में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। दिव्या की आंख खुलती है। भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, मुझे खुले में सोने की आदत नहीं है, तुम सो जाओ, मुझे आ जाएगी नींद। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आप अभी नहीं हो ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे आपको भी हम लोगों की तरह आदत हो जाएगी। दिव्या ऋतु के बिस्तर पर मच्छरदानी लगा देती है और ऊपर से कुछ दुपट्टे डाल देती है ताकि बाहर का कुछ दिखाई न दे। लेकिन इससे हवा रुक जाती है और अंदर और ज्यादा घुटन होने लगती है। अजीब मुसीबत है, अगर नीचे जाओ तो गर्मी लगेगी, मच्छरदानी बिना सोऊं तो मच्छर काटेंगे, और अगर ऊपर से कपड़ा डालूं तो हवा नहीं आएगी। हे भगवान, मुझे नींद आ जाए। ऐसे ही आधी रात के बाद कहीं जाकर ऋतु को नींद आती है, लेकिन वो बहुत कम सो पाती है। सुबह होते ही ऋतु भी अपना बिस्तर नीचे ले आती है और घर के काम में लग जाती है। मंजू उसे खाना बनाना सिखाती है। दोपहर में सब काम निपटाकर सब लोग बैठते हैं। दिव्या और ऋतु आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे पता है आप छत पर अच्छे से नहीं सो पाई, आपकी आंखें बता रही है। अगर ऐसे ही रहा तो आप बीमार हो जाओगी। क्या करूं, मुझे खुले में सोने की आदत नहीं है। आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है? और ऐसे तो प्राइवेसी भी नहीं रहती ना। भाभी, प्राइवेसी की तो बात ही मत करो इस घर में।
मैं तो बचपन से यही देखती आ रही हूँ, हम सब छत पर ही सोते हैं। पापा को नीचे घुटन होती है और जब से देव हुआ है वो तो नीचे बिल्कुल भी नहीं सोता, रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेता है। इसीलिए भैया भाभी को भी छत पर ही सोना पड़ता है और हम दोनों, मैं और आयुष भैया, अकेले नीचे सोकर क्या करते, तो हम भी छत पर ही सोने लगे। बस ऐसे ही ये परंपरा बन गई। दिव्या की बात सुनकर रितु हल्का सा मुस्कुरा देती है। ऐसी अगली शाम होती है और सब लोग फिर से छत पर सोने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आज भी रितु को नींद नहीं आती। दिव्या उसकी मदद करती है, मच्छरदानी लगाती है, ऊपर से कपड़ा डाल देती है, लेकिन फिर उसे गर्मी लगने लगती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रितु रसोई में खड़ी दूध गर्म कर रही होती है, लेकिन उसे झपकी आने लगती है और गैस पर रखा दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। दूध की खुशबू से मंजू रसोई में आती है। बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा दूध उबलकर बाहर आ गया। मम्मी, मैं यही थी, पता नहीं कैसे गलती से नींद लग गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे तुम्हें तो नींद आ रही है, तुम रात को सोती नहीं क्या? क्या बताऊँ मम्मी, मुझे खुले में नींद नहीं आती। आप लोग नीचे क्यों नहीं सो जाते? मुझे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, नीचे इतनी गर्मी होती है कि तू एक दिन में ही घुट जाएगी। ऊपर कम से कम खुली हवा तो मिलती है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, ज्यादा परेशान मत हो। रितु बार बार अपनी सास, जेठानी और नंद से यही बात कहती है कि उसे छत पर नींद नहीं आती, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य नीचे सोने के लिए तैयार नहीं होता। रितु को बहुत बुरा लगता है। वो जैसे तैसे जुगाड़ करके सोने की कोशिश करती है। रात को उसे देर तक नींद नहीं आती और सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रात सब लोग छत पर सो रहे थे। अचानक देव अपनी माँ के पास से उठकर रेलिंग के पास पहुंच जाता है। देव के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज से रितु की आंख खुल जाती है। जैसे वो देव को रेलिंग के पास खड़ा देखती है, वो जोर से चिल्लाती है और भागकर उसे पकड़ लेती है। देव, देव बेटा, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, ये क्या होने वाला था? अगर मैं थोड़ी सी देर और सोती रहती ना तो शायद आज कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हो जाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती। रितु की तेज और घबराई हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। जैसे उसकी चीख सबके कानों पर पहुंचती है, सभी की नींद एक झटके में खुल जाती है। मोहल्ले में अचानक डर और बेचैनी फैल जाती है। मेरा बच्चा देव, देव कहाँ है? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दीदी, देव बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरी सही समय पर आंख ना खुलती ना तो आज हम सब कुछ बहुत बड़ा खो सकते थे। रितु की बात सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। किसी के पास कोई शब्द नहीं बचता। निशा देव को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है और जैसे अब उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। आज हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आती। इतने दिनों से मैं कह रही हूँ कि नीचे सो जाते हैं, नीचे सो जाते हैं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे नीचे कमरे हैं तो सही, और कमरों में पंखे भी लगे हुए हैं। सब लोग नीचे ही सोते हैं। मोहल्ले में किसी को देखा है आपने छत पर सोते हुए? नहीं ना? तो फिर आप लोगों को नीचे सोने में क्या दिक्कत है? रितु की बात सुनकर दिव्या आगे आती है। माँ, मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज समय पर इनकी आंख ना खुलती तो देव के साथ कुछ भी हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब हमें समझ आ गया है। कल से हम सब नीचे ही सोएंगे। ये सुनकर रितु बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह होती है। सब लोग अपना बिस्तर लेकर नीचे आ जाते हैं। निशा रसोई में काम करने लगती है। इधर रितु भी पूरा घर झाड़ पोंछ कर साफ कर देती है। दोनों भाई अपना अपना लंच बॉक्स लेकर काम पर चले जाते हैं। इधर तीनों देवरानी, जेठानी और नंद मिलकर नींबू पानी के साथ बातें करती हैं। शुक्र है भगवान का, इन लोगों को मेरी बात समझ आ गई। आज इतने दिनों बाद कम से कम मेरी नींद तो पूरी होगी। रितु खुश होती है, लेकिन तभी उसे अपनी पहली रात याद आती है। अरे नहीं, उस दिन तो मुझे बहुत घुटन हुई थी। अगर आज रात को भी गहरी गर्मी लगी तो ये लोग कहेंगे कि अब इसे यहाँ भी नींद नहीं आ रही। रितु सोच में पड़ जाती है। शाम को जैसे ही आयुष घर आता है, रितु उससे बात करती है। आयुष, देखो ना, हमारा घर बहुत छोटा है, कमरे भी छोटे छोटे हैं। ऊपर से खिड़कियाँ खुल ही नहीं रही, पूरी जाम हो गई है। और इस रोशनदान पर जाली क्यों लगवा रखी है? इसे हटा दो, कम से कम घर में हवा तो आएगी। रितु आयुष को घर ठीक करने में लगा देती है। आयुष पहले कपड़े बदलता है, फिर खिड़की खोलने की कोशिश करता है। खिड़की खुल जाती है। रितु जाली को पानी से साफ करती है और रोशनदान की जाली भी हटवा देती है। ऐसी रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। आज रितु को अपने कमरे में अच्छी नींद आती है, लेकिन देव रात में थोड़ा रोता है, जिसकी वजह से निशा को हाथ से पंखा करना पड़ता है। अगली सुबह होती है। रितु बहू, अब तो खुश है ना? रात को अच्छी नींद आई? हाँ मम्मी, बहुत दिनों बाद मुझे अच्छी नींद आई। देखो, आप लोग बेवजह परेशान हो रहे थे। घर में इतनी भी गर्मी नहीं लगती। हाँ, सब ठीक है, बस देव थोड़ा रो रहा था। मेरा तो हाथ दुखने लगा, मैंने इसे काफी देर तक हाथ से पंखा किया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आज हम आते हुए देव के लिए कुछ जुगाड़ लेकर आएंगे।
आज नाश्ता रितु ने बनाया होता है। उसने उसके लिए पोहा बनाया है। सब लोग उसके हाथ के बने पोहे की बहुत तारीफ करते हैं। दोनों भाई लंच बॉक्स लेकर काम पर चले जाते हैं और घर की महिलाएं बाकी काम संभालती हैं। शाम को वंश और आयुष घर आते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक बॉक्स होता है। भैया, ये क्या है आपके हाथ में? क्या लेकर आए हो? आयुष वो बॉक्स खोलता है। उसमें एक छोटा सा कूलर होता है। अरे ये कूलर हमारे देव के लिए है। इसे रात में ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो इसमें पानी भरकर इसके पास रख देना। अब ये आपको परेशान नहीं करेगा। ये देखकर रितु बहुत खुश हो जाती है। उसने खाना भी बना लिया होता है। सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। कूलर की वजह से आज देव भी नहीं रोता और सब आराम से सोते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक रात अचानक नरेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मंजू, मुझे सांस नहीं आ रही है। पानी दो, हवा हवा। मंजू घबरा जाती है और सभी घर वालों को उठा देती है। कोई नरेश को हवा करता है, कोई पानी पिलाता है। वंश तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर अंकित घर पहुंचते हैं। डॉक्टर नरेश को दवाई देते हैं और सांस का कैप्सूल इनहेलर की मदद से लेते हैं। लगभग 1 घंटे बाद नरेश की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। ये सब देखकर रितु बहुत घबरा जाती है। डॉक्टर साहब, पापा को अचानक क्या हो गया था? इन्हें सांस क्यों नहीं आ रही थी? तुम डॉक्टर साहब के लिए पानी लेकर आओ, मैं बात करता हूँ। आयुष रितु को रसोई में भेज देता है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। जब आपको पता है कि काका को अस्थमा की बीमारी है, तो इन्हें घुटन वाली जगह पर क्यों सुला रहे हो? डॉक्टर साहब, हम तो पहले छत पर ही सोते थे, अभी 2 दिन से ही नीचे सोना शुरू किया है। और उन्हीं 2 दिनों का नतीजा आपने देख लिया। आगे से ऐसी गलती मत करना। कुछ भी इमरजेंसी हो सकती थी। ये कुछ दवाइयां हैं, इन्हें समय पर देते रहना और ध्यान रखना कि इन्हें खुला माहौल मिले। इन्हें घुटन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चला जाता है। इधर रितु भी ये सारी बात सुन लेती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मम्मी, डॉक्टर साहब ऐसा क्या बोल रहे थे कि हमने लापरवाही की? मतलब आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? रितु की बात सुनकर सभी घर वाले चुप हो जाते हैं। रितु सभी लोगों से जिद करने लगती है। तब आयुष उससे कहता है, रितु, दरअसल पापा को अस्थमा की बीमारी है और उन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमारा घर छोटा है तो रात को नीचे सोने में इन्हें घुटन होती है, इसलिए हम सब ऊपर सोते थे। बेटा, यही वजह है कि हमारा पूरा परिवार छत पर सोता है। अब देव भी नीचे सोते हुए बहुत रोता था, इसीलिए सब लोग छत पर ही सोने लगे और हमें आदत पड़ गई। लेकिन उस दिन तू इतनी परेशान हो रही थी तो मुझे लगा कि अब सब ठीक रहेगा, लेकिन देख 2 दिन में ही बीमारी ने अपना असर दिखा दिया। सच्चाई पता चलने के बाद रितु बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मम्मी, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी। आज मेरी वजह से कुछ भी हो सकता था। नहीं बेटा, तो खुद को जिम्मेदार मत मान। इसमें गलती हमारी भी है। दरअसल हमें समझना चाहिए था कि नई नवेली दुल्हन को ऊपर सोना असहज लग सकता है, लेकिन हमने ये बात सोची ही नहीं। तभी माहौल को हल्का करने के लिए दिव्या बोलती है, अरे मम्मी, आप तो भूल ही जाओ। कंफर्टेबल ये शब्द आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। आप तो बचपन से लेकर अब तक हमें छत पर ही सुलाती आ रही हो। दिव्या की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इस बात का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी था, लेकिन किसी को याद ही नहीं आया। कौन सा सॉल्यूशन मम्मी? अरे, जब परेशानी तुम्हारे पापा को है तो हम दोनों ही छत पर सो जाएंगे ना। तुम सबको छत पर सोने की क्या जरूरत है? वैसे भी अब देव के लिए कूलर आ गया है। मंजू की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे मम्मी, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया हमारे दिमाग में? शायद आप दोनों के खौफ की वजह से। आयुष की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। अब मंजू और नरेश छत पर सोते हैं और बाकी लोग नीचे सोने लगते हैं। शाम का समय है, रात के 7 बजे हैं। रितु छत पर आती है और अपनी सास के पास बैठती है। क्या हुआ बेटा, आज तुझे नींद नहीं आ रही? सोना नहीं है क्या? मम्मी, अभी तो पूरी रात पड़ी है, सोचा आपके साथ तारों के नीचे बैठकर थोड़ी बातें कर लूं। अपनी मम्मी के साथ तो मैं कभी भी समय नहीं बिता पाई, पर आपके साथ मुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। आप मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार देती हैं। मंजू रितु को अपने पास बिठा लेती है, उसका सिर अपनी गोद में रखती है और उसके बाल सहलाने लगती है। मम्मी, मेरी लाइफ में इस प्यार की हमेशा से कमी रही है, लेकिन जब से मैं इस परिवार में आई हूँ मेरी सारी कमी पूरी हो गई। भगवान ने सास के रूप में मुझे एक माँ दी है। हम भले ही नीचे सोते हो, लेकिन मुझे तारों की छांव में आपके साथ समय बिताना है और ये हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। दोनों सास बहू साथ बैठकर खूब सारी बातें करती हैं। थोड़ी देर में दिव्या और निशा भी आ जाती हैं। सब लोग मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं। अब यह परिवार पहले से भी ज्यादा प्यार और समझदारी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।